हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आरकेबी एजुटेक नोट्स के वीडियो सीरीज में। आज हम देखने जाने वाले हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। बेसिकली हम पहले उसकी लाइन डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वर्किंग। As the name suggested here, the fuel used is a nuclear fuel, that is radioactive fuel. Uranium, plutonium, thorium. So all these fuels are used as power source for nuclear power plant. And as we know that when this nuclear fuel is bombarded with a neutron, so there will be a fission reactions, or we can have a fusion reaction, and in this reaction a tremendous amount of heat is evolved, and that heat is utilized to generate a steam, and that steam is then utilized to run the turbine, and later on that mechanical energy supplied to generator and we generate इलेक्ट्रिक पावर। देखते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो इसे यूज करते समय हमें सेफ्टी बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जहां पे हीट जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर कोर, और जहां ये पूरा न्यूक्लियर कोर इंस्टॉल किया जाता है, जहां पे ये सारी प्रोसेस की जाती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियर कोर। देयर मस्ट बी अ न्यूक्लियर कोर, तो यहां पे हम एक न्यूक्लियर कोर बना लेते हैं। न्यूक्लियर कोर वो पार्ट है जहां पे एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स इंस्टॉल किए जाते हैं। फ्यूजन या फिजन कोई भी एक रिएक्शंस करवाई जाती है जिससे हीट इवॉल्व होता है। इमेजिन कि ये हमारा कोर है और इसके अंदर हमने न्यूक्लियर रॉड इंस्टॉल कर दिया। जब ये न्यूक्लियर रॉड एनर्जाइज होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन के वजह से हीट जनरेट होगी और उस हीट को हम यूज करने वाले। दिस इज कोर। अब ये हमें पता है कि जब भी ये न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जाइज होगा तो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड हो सकती है, तो इसीलिए हमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। रेडियो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज क्या करते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट्स। और इसके साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस हीट जनरेट होने वाली है, तो सराउंडिंग में जो भी काम कर रहा है उसे भी उस हीट से आपको प्रोटेक्ट करना है, और ये हीट जो जनरेट हो रही है वो भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक थर्मल शील्ड। तो ये जो कोर होता है, ये कोर हमेशा किसी ना किसी थर्मल शील्ड से कवर रहेगा, तो हम यहाँ पे एक थर्मल शील्ड बना देते हैं। ये थर्मल शील्ड करता क्या है, थर्मल एनर्जी को बाहर जाने नहीं देता है। दैट्स मीन्स हीट बाहर डिसिपेट नहीं होगा, तो आप इसके सराउंडिंग में काम कर सकते हो। अदरवाइज दिस न्यूक्लियर रिएक्टर इतना ज्यादा हीट जनरेट करता है कि आप उसके आसपास भी नहीं रह सकते। हमें उस हीट को आउटसाइड स्प्रेड होने से रोकना है। यहां पे एक थर्मल इंसुलेशन लगा दिया। हम ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जा रहे, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा टाइप का थर्मल इंसुलेशन यहां लगेगा। हम जस्ट बेसिक देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। एक कोर होता है, कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो एनर्जाइज हो गए तो फिजन या फ्यूजन रिएक्शन होगा और हीट जनरेट होगा। उस हीट को स्प्रेड होने से, आउटसाइड स्प्रेड होने से रोकने के लिए एक थर्मल इंसुलेशन लगा है। अब हीट तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो स्प्रेड होगा उसे भी रिस्ट्रिक्ट करना है। तो रेडियो एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं कि इसके सराउंडिंग में एक सीमेंट कंक्रीट का शील्ड बना दिया, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी को स्प्रेड नहीं होने देता है। हम यहां पे एक सीमेंट का शील्डिंग बना देते, सीमेंट कंक्रीट की एक वॉल। अब हमें पता है सीमेंट कंक्रीट की वॉल में हमेशा
कुछ स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सीमेंट होता है। तो इसे ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले इस तरह से डॉट्स बना लीजिए और फिर यहाँ पे थोड़े से ट्रायंगल शेप में स्टोन्स बना दीजिए। तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक ये सीमेंट कंक्रीट का शील्डिंग बना दिया हमने। सो ये थोड़ा सा अपीयरेंस में भी आपका डायग्राम स्टिक होना चाहिए। इट शुड एक्सप्लेन इटसेल्फ कि ये सीमेंट कंक्रीट का शील्ड है। तो जो भी हम डायग्राम ट्राई करेंगे सो वो डायग्राम देख के ही हमें उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाना चाहिए। सो हमने किया क्या, एक कोर के सराउंडिंग में थर्मल शील्ड और उस थर्मल शील्ड के सराउंडिंग में सीमेंट कंक्रीट का शील्डिंग बना दिया। सो दैट इज कॉल्ड कंक्रीट शील्ड। अब होता क्या है, जो भी हीट जनरेट होगी न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से, वो हीट इस पूरे सिस्टम को गर्म करेगा, कोर को गर्म करेगा। अब कोर में इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही है कि ये सब मेल्ट कर सकता है। तो हमें करना क्या पड़ता है, इस कोर को कूल डाउन करना पड़ता है। अब वो कूल डाउन करने के लिए हम करते क्या है, यहां पे एक कूलिंग मीडियम भेजा जाता है। अब दिस इज नॉट अ रेगुलर वाटर, रिमेंबर। क्योंकि रेगुलर वाटर में कूलिंग करने की कैपेसिटी कम है। 100 डिग्री बाद तो वो बॉइल ही हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री तक ही वो हीट निकाल सकता है, उसके बाद वो वेपोराइज हो जाएगा। तो हम करते क्या है, इस यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक लिक्विड भेजते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ज्यादा देर तक ज्यादा अमाउंट में हीट निकाल सकता है। सो ये कोर को इजीली कूल डाउन करेगा। वो जो लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज कूलेंट। सो इमेजिन कि हमने यहां न्यूक्लियर रिएक्शन करवा दिया, हीट जनरेट हो रहा है, यहां बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक कूलेंट भेज दिया। अब ये कूलेंट करता क्या है, यहां से जो भी हीट जनरेट हो गया उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो हॉट बन के बाहर निकल आएगा। सो बाहर आने वाला जो कूलेंट है उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। सो दैट इज हॉट कूलेंट। अब ये जो हॉट कूलेंट है, इसको हम जैसे कि वैसे बाहर यूज नहीं कर सकते फॉर ड्राइविंग एनी टरबाइन, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में ही है। ये कूलेंट वेपर फॉर्म में नहीं बनाए कि हम वहां पे कोई स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन लगा ले। तो ये कूलेंट हॉट बन गया है, बहुत ज्यादा हीट आ गई। तो अब इस हॉट कूलेंट की एनर्जी को हमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज करना है, और वो जो एक्सचेंज करने वाला फ्लूइड है वो है वाटर। सो यहां पे अगर मैं लेबलिंग कर देता हूं अभी, सो यहां पे हमारे पास है एक कोर, दूसरा है थर्मल शील्ड, और तीसरा है कंक्रीट शील्ड। जो हमने कूलेंट भेजा था हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, ये बन जाएगा हॉट कूलेंट। सो ये कूलेंट जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन अब उसने एनर्जी, हीट एनर्जी गेन कर लिया। सो इट इज हॉट कूलेंट, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। अब इस हॉट कूलेंट का टेम्परेचर या हीट हमें किसी दूसरे फ्लूइड को देना है, ऑब्वियस है वो वाटर रहेगा। तो वो देने के लिए हमारे पास एक एक्सचेंजर होना चाहिए, जहां पे हम इस कूलेंट की हीट को एक्सचेंज करेंगे और वाटर को सप्लाई करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। सो यहां पर हम एक हीट एक्सचेंजर को यूज करेंगे। अब ये हीट एक्सचेंजर करता क्या है, बिना वाटर के कांटेक्ट में आए हीट को दूसरे फ्लूइड में सप्लाई कर देगा। अब ये होता कैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये हॉट कूलेंट किसी ट्यूब से पास हो रहा है, और ट्यूब के सराउंडिंग से अगर आपने वाटर को भेजा है, तो हॉट कूलेंट अपनी हीट ट्यूब को देगा और ट्यूब से वाटर में जाएगा। दैट्स मीन ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। ये मिक्स होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कूलेंट है ये ऑलरेडी रेडियो एक्टिवेटेड हो चुका होगा।
तो इसे हमें स्प्रेड नहीं करना, आउटसाइड में लीक नहीं करना है। तो हम करते क्या है, इस कूलेंट को हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं, और इस हीट एक्सचेंजर में हम वाटर को सप्लाई करते हैं। तो अब होता क्या है, हाई टेम्परेचर वाला कूलेंट हीट एक्सचेंजर में जाएगा। जब ये हीट एक्सचेंजर से पास होगा तो सराउंडिंग वाटर जो है, जो आपने कोल्ड वाटर भेजा था, वो ऊपर जा रहा है, ये हॉट कूलेंट नीचे आ रहा है। तो जब ये पास होगा तो थ्रू आउट देयर पासेस जितना पॉसिबल है उतना हीट हॉट कूलेंट से वाटर में सप्लाई हो जाएगा। अब ये जो हीट एक्सचेंज होगी हॉट कूलेंट टू वाटर, अब ये इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट है कि ये जो वाटर यहां से एंटर हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, ये मीनवाइल ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद भी हीट गेन करता है, वो स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आउटलेट है हीट एक्सचेंजर का, सो बाहर आने वाला लिक्विड नहीं है, लिक्विड वाटर नहीं है, इट इज हाई प्रेशर स्टीम। तो बाहर आने वाला हाई प्रेशर स्टीम है। So this is high pressure steam, and no doubt superheated. So ये सुपरहीटेड हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकलेगा। हमने हीट एक्सचेंजर में भेजा था लिक्विड वाटर, यहां से हॉट कूलेंट अंदर आया, हीट एक्सचेंज हो गया, वो लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम ने फिर हीट गेन किया, सुपर हीटेड बन गया, और ये जो स्टीम बनी है वो हाई प्रेशर स्टीम है। सो वी हैव दिस हीट एक्सचेंजर। बहुत बार इस हीट एक्सचेंजर को बॉयलर भी बोला जाता है क्योंकि ये स्टीम को, वाटर को बॉईल कर रहा है। अब इमेजिन करो इस कूलेंट ने अपनी हीट वाटर को दे दिया। अब जो भी बाहर आ रहा है कूलेंट, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर तो हीट तो उसने डिलीवर कर दिया। अब ये जो कूलेंट है इट इज स्टिल इन लिक्विड फॉर्म, अंदर जाते समय भी लिक्विड था लेकिन हॉट कूलेंट था, बाहर आते समय भी लिक्विड है, लेकिन उसका टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि हीट दे दिया। सो एज कंपेयर टू इनलेट, जो बाहर आ रहा है कूलेंट, वो कूल्ड है। सो दिस कूलेंट outlet from heat exchanger is still in liquid form, still it is at high temperature, but as compared to inlet temperature this temperature is reduced। तो इसके मुकाबले इसका टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोल्ड कूलेंट। सो हीट एक्सचेंजर से जो बाहर आ रहा है दैट इज कोल्ड कूलेंट। अब इस कोल्ड कूलेंट को हमें वापस कोर के तरफ भेजना है ताकि फिर से ये हीट इसमें से निकाले। तो हमें इस कूलेंट को वापस कोर के तरफ भेजना है, तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं। सो वी हैव टू प्रोवाइड वन मींस एंड दैट इज फीडबैक पंप। तो यहां पे हम एक फीडबैक पंप बना लेंगे। सो फीडबैक पंप ने किया क्या, कोल्ड कूलेंट को सप्लाई किया है बैक टू कोर। So this is feedback, so it is called feedback pump. So there are two fluids, so two section, first section having a coolant. So this fluid only enter into the core, extract the heat, become hot and supply to heat exchanger where it exchange its heat, become cold and it is again recirculate। तो ये एक साइकिल होगी जहां पे कूलेंट ही फ्लो हो रहा है। कूलेंट क्यों लेना है, क्योंकि कूलेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो उतने टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये हीट एक्सट्रैक्ट करते रहेगा। दूसरे साइड में जो हमने वाटर सप्लाई किया था
वो हीट एक्सचेंजर में जाके हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब ये हाई प्रेशर जो है एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है और मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है। तो हम यूज क्या करेंगे, एक टरबाइन। तो हम यहाँ पे स्टीम है तो इसको स्टीम टरबाइन यूज कर लेंगे। सो दिस इज अवर स्टीम टरबाइन। अब स्टीम टरबाइन में स्टीम हमेशा इस नैरो वाले एंड पे एंटर होता है, तो यहां से हम इसकी एंट्री दिखा देंगे। तो यहां से स्टीम अंदर आ रहा है। अब स्टीम वर्क कैसे करता है, जैसे स्टीम अंदर आता है, सो नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो स्टीम ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा और एक्सपांड होते समय इसके अंदर के रोटर को ये रोटेट कर देगा। तो एक्सपांड होते समय उसकी जो भी प्रेशर एनर्जी, वो प्रेशर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उस रोटर को घुमाने के लिए। तो प्रेशर एनर्जी कम होते जाएगा, लेकिन वो उसका कन्वर्जन हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलेगी आउटसाइड ऑफ दिस टरबाइन इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट। तो हमें ये शाफ्ट घूमते हुए दिखेगा। तो हमने प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में, रोटेशन ऑफ शाफ्ट। अब इस शाफ्ट की जो भी रोटेशनल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है, इस शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है जनरेटर यूनिट के साथ। तो जनरेटर का शाफ्ट टरबाइन शाफ्ट के साथ कपल कर दिया है। तो अब होगा क्या, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा। तो स्टीम टरबाइन स्टीम टरबाइन कर क्या रहा है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट। अब इस शाफ्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे हमने सप्लाई कर दिया जनरेटर को। तो जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसे हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर भी ये प्लांट बनेगा, सो हमें इसको नंबर ऑफ किलोमीटर दूर जाके लोकेलिटी तक पहुंचाना है। तो हमें इसको ट्रांसफर करने के पहले स्टेप अप करना है। क्यों स्टेप अप करते हैं, ताकि ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो जाए। क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का अपना एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। सो वो रेजिस्टेंस के वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते जाता है। तो वो ट्रांसमिशन लॉसेस कम करने के लिए हमारे पास चॉइस क्या है, हम जनरेटेड पावर को स्टेप अप कर देते हैं। तो जहां पर भी पावर स्टेशन होगा वहां पर हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप कर देगा। सो हमने इस एनर्जी को, जनरेटेड एनर्जी को कहां सप्लाई किया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूनिट को। तो यहां से जनरेटेड पावर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में गई, वहां उसने स्टेप अप कर दिया। स्टेप अप करने की वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो जाते हैं। अब जो स्टेप अप हो गई है उसे आप 1000 ऑफ किलोमीटर जो भी इलेक्ट्रिकल केबल्स है उससे आप ट्रांसमिट कर सकते हो दूर लोकेलिटी तक। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस। सो उसके लिए हमें टावर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल टावर्स। अब वो टावर्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि दो ट्रायंगल्स बना लो, एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल। अब इसको सिंपल लाइंस बना दो, दिस बिकम टावर। अब इस टावर के जरिए हम जो भी एनर्जी स्टेप अप हो गई है उस स्टेप अप एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और सेंटर्स। और यहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, सो दिस इज कॉल्ड हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, HT लाइंस, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस।
अब पावर तो जनरेट होगी, स्टीम ने अपना काम कर दिया, वर्क डन कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, जनरेटर ने अपना काम कर लिया। लेकिन जो स्टीम बाहर आ रही है उसे भी हमें रीयूज करना है, अदरवाइज हर बार हमें फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगने वाला है। तो हम करते क्या है, यहां से जो भी स्टीम बाहर आ रही है, अब इस स्टीम में एनर्जी नहीं है कि ये और किसी टरबाइन को घुमा सके। दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड स्टीम। अब इस स्टीम में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसी टरबाइन को घुमा सके, लेकिन अभी भी ये स्टीम फॉर्म में है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको पहले लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब लिक्विड फॉर्म में लाना है तो हम करते क्या है, इसको किसी ना किसी यूनिट से पास करते हैं जहां पे इसकी हीट रिमूव की जाएगी, एंड दैट यूनिट इज नोन एज कंडेंसर। अब कंडेंसर यूनिट में होता क्या है, ये जो स्टीम हमने भेजी है वो किसी ट्यूब से पास करेंगे, तो ये स्टीम ट्यूब में से जाने वाली है, पास हो रही है। अब इसको लिक्विड फॉर्म में करना है तो हम इसको कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं। दिस इज कंडेंसर यूनिट। सो कंडेंसर में ये एग्जॉस्टेड स्टीम को हम पास करते हैं, ट्यूब में से स्टीम जाएगी और कूलिंग वाटर इन होगा, ट्यूब के सराउंडिंग से पास होगा, तो ये स्टीम में से हीट निकाल लेगा। हीट निकाल लेगा तो वो स्टीम क्या हो जाएगा, कंडेंस, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जो हॉट वाटर बन गया है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर जाने वाला हॉट वाटर फिर किसी कूलिंग टावर पे जाएगा, वहां कूल डाउन होगा, फिर रिसर्कुलेट होगा। तो ये कंटिन्यूअसली कूलिंग वाटर इन होगा, वार्म होगा, बाहर निकलेगा, और इस पूरे इसमें स्टीम जो एंटर हो रही है वो फेस चेंज करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। सो दैट लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज कंडेंसेट। सो दिस इज कंडेंसेट। अब इस लिक्विड फॉर्म वाले वाटर को हमें फिर से हीट एक्सचेंजर में भेजना है। इसको हमें फिर से हीट एक्सचेंजर में भेजना है। ये भी अपने आप नहीं जाएगा, तो हमें कोई ना कोई मैकेनिकल मींस यूज करना है, दैट्स मीन कोई पंप यूज करना है। तो यहां पर भी हम एक पंप यूज करेंगे जो इस कंडेंसेट को फिर से हीट एक्सचेंजर की तरफ फ्लो कर देगा। तो अब ये पंप करेगा क्या, कंडेंसेट को लेगा और फीड बैक टू हीट एक्सचेंजर अगेन। अब ये भी फीडबैक कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड फीडबैक पंप। अब ये भी फीडबैक कर रहा है, ये भी फीडबैक कर रहा है, तो बहुत बार कूलेंट को फीडबैक कर रहा है, दैट इज मेनी टाइम इट इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग पंप। सो एक्चुअली दिस इज फीडबैक coolant to core, but many time it is called as coolant recirculating. So coolant recirculating pump. I will write this cold coolant on this part. This is cold coolant. Even though I am saying this is cold coolant, but it having a higher temperature, because whatever be the heat exchange, still it having a tremendous heat, but liquid form. Even though I am saying it is condensate, but it is not at a normal temperature. अभी भी ये normal room temperature वाला water नहीं है, it is higher temperature. तो ये फिर से heat gain करेगा, फिर superheated में easily convert हो जाएगा. So this is the complete layout of nuclear power plant. अब इसको अगर मुझे समराइज करना है तो समराइज मैं कैसे करूंगा? So in a nuclear power plant there is a core
where nuclear fusion or fission reaction take place and heat is generated. This core is always surrounded with one shield, thermal shield, to restrict the thermal radiation, and after that there is a concrete shield to restrict the radioactivity. Whatever be the heat generated inside the core, this heat is extracted with the help of cold coolant entering into the core. This coolant becomes hot, moving out from this nuclear reactor. This hot coolant is then supplied to heat exchanger, where incoming cold water gain the heat exchange take place from hot coolant to incoming cold water, and this hot water converted into high pressure superheated steam. The coolant after exchanging heat become cold, and this cold coolant recirculate again through nuclear reactor. On the second side, the incoming water which is become or converted into a high pressure superheated steam is then supplied to steam turbine. When it enter to steam turbine, it try to expand, and during its expansion, it rotates turbine blade, and steam pressure energy get converted into mechanical energy in the form of rotation of shaft. This mechanical energy then supplied to generator. So this generator convert this mechanical energy into electrical energy, and this generated electrical energy first supplied to step up transformer unit, where this energy gets step up to minimize the transmission losses, and then with the help of high tension transmission line we supply this power to various distribution centers. Now the exhausted steam is then supplied to condenser unit, where cooling water condense down the steam into the condensate, and this condensate again feed back to heat exchanger with the help of feedback pump. So many times it is called feedback pump or feed pump. In this way, the heat generated by nuclear reaction using nuclear fuel is converted ultimately in electrical power. So hopefully आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो अगर ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.